Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जनरल नॉलेज एग्जाम है वो कहाँ किसको जाता है और इस बेस पे जो डिफरेंट सीट्स इस वक्त आई हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। पीपीएससी हो चाहे एफपीएससी हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसको जनरल नॉलेज वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम कहते हैं। और उसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन होते हैं कि इन सब्जेक्ट में से पेपर आएगा। वो सब्जेक्ट जो है 9 है उसकी तादाद। उसमें एवरीडे साइंस आ जाती है, मैथमेटिक्स आ जाती है, इस्लामिक स्टडीज आ जाती है, पाकिस्तान अफेयर आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है और इंग्लिश आ जाती है। ये हो गए 6 सब्जेक्ट। जो एफपीएससी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो वफाकी लेवल की सीटें आती हैं, जस्ट लाइक एएसएफ में आती है, एफआई में आती है, आईबी में आती है, अभी जूनियर टीचर्स की जॉब आई हुई थी, उनमें जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है वो इन्हीं 6 सब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है। अभी जैसे ये हमारा सेशन जारी है, इसके अंदर और सीट्स भी आएंगी। आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो जनरल नॉलेज है वो इन 6 सब्जेक्ट पे कंसिस्ट करेगा। लेकिन जब हम एफ पीपीएससी के एग्जाम्स की तरफ आते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें एसडीओ का पेपर है, पीरा का, एनफोर्समेंट ऑफिसर का पेपर है, इसके अलावा जूनियर क्लर्क का, असिस्टेंट इन नारकोटिक्स का, आगे कुछ और सीट्स आने वाली हैं अपकमिंग मंथ में, नवंबर और दिसंबर में। लिटरेसी मोबिलाइजर की आ रही है, एक्साइज इंस्पेक्टर की आ रही है, एंड काफी सारी आ रही हैं नवंबर दिसंबर में, अभी आप देखेंगे नेक्स्ट 2 मंथ में। और वो पीपीएससी के थ्रू इस वक्त ज्यादा आ रही हैं क्योंकि पंजाब में डिफरेंट न्यू न्यू डिपार्टमेंट बन रहे हैं। पीरा डिपार्टमेंट नया बना, उसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की आई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की आई, उसके अंदर जो है अब एसडीओ की आ गई। अभी 17 ग्रेड की भी कुछ जो सीटें हैं वो नेक्स्ट मंथ में पीरा के अंदर ही असिस्टेंट डायरेक्टर की आ रही हैं। फिर सब इंस्पेक्टर, मतलब ना, पंजाब के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को थोड़ा सा मजबूत किया जा रहा है, स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। इसीलिए एक्साइज, ये जो टैक्स वगैरह करते हैं गाड़ियों पे और मकानों पे इकट्ठा, उनकी भी जो है गैप को, सर्विस गैप को फिल किया जा रहा है, उसकी भी सीटें आ रही हैं। ये आपके लिए इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वरना इतनी ज्यादा सीटें नहीं आती। जनरल नॉलेज की सीटें थ्रू आउट द ईयर आती हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंतजामी पोस्टें होती हैं, सर्विस का जो गैप है उसको फिल करना होता है, तो सीटें आती रहती हैं। लेकिन जिस तादाद में पिछले 6 महीने से सीट्स आ रही हैं, उस तादाद में हमने इससे पहले सीटें आते नहीं देखी। बाकी रह गई सब्जेक्ट रिलेटेड सीटें, वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आउटसोर्स कर दिया, कॉलेजेस में भी सीटीआई भर्ती कर लेते हैं, और आपके जो सब्जेक्ट की सीटें होती हैं वो अब नहीं आती। आपने भी देखा, इक्का दुक्का कोई आ जाए तो कभी आ जाए, वरना सब्जेक्ट की सीटें 2 2 3 3 साल अब कौन वेट करता रहे उनका। तो ज्यादातर जो सीटें हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम की बेस पे आती हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पीपीएससी का एग्जाम होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी, कंप्यूटर और उर्दू भी शामिल होता है। जबकि एफपीएससी के एग्जाम में, फेडरल पब्लिक सर्विस के कमीशन के एग्जाम में, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो शामिल नहीं होते। अब आप जब एक तैयारी करते हैं किसी भी सीट के लिए, तो आप 9 के 9 सब्जेक्ट तैयार करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो सिलेबस देगा आया कि वो थोड़ी सी वेरिएशन कर सकता है उसके अंदर, ठीक है। सम टाइम वो मेंशन कर सकता है इन 7 में से लेना है, ये वाले 2 इंक्लूड नहीं होंगे। जस्ट लाइक अगर मैं आपको अगर सीटें आई, आप देखेंगे एडीएफआईए की सीटें आ जाएं, तो उसके अंदर वो 5 सब्जेक्ट में से पेपर लेता है, मेंशन किए होते हैं, और ऐसा नहीं होता वो दे देगा किसी और में से। फिर एडीएएसएफ की सीटें आ गई, उसमें अलग 5 सब्जेक्ट, इन्हीं 9 में से 5 होते हैं, ठीक है। पीपीएससी में 9 के 9 ही होते हैं। पीपीएससी इस बारे में थोड़ा सा रिजिड है, सारे ही होते हैं, और पेपर भी मुश्किल होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको ये सारे जो 9 के 9 सब्जेक्ट हैं, इनको जो है वो कवर करना होता है। उसकी आपको तरतीब कैसे बनानी होती है, आप इसको 2 वे थ्योरी के तहत कवर करते हैं। एक आप क्या करते हैं कि जो सबसे मस्त चीज है, जो हर बंदा जानता है, जो के पास पेपर्स,
पास पेपर्स आपने जी कवर करने हैं, सिर्फ उस डिपार्टमेंट के नहीं जिस डिपार्टमेंट में सीट आई है। जैसे सब इंस्पेक्टर की अभी सीटें आई थी, सब इंस्पेक्टर के अब तक तो 3 पेपर हुए होंगे। 2000 मेरा ख्याल है इससे पहले 21-22 में आई थी, और उसके पहले 2018-19 में आई थी। और लेटेस्ट ही आपने करने होते हैं ना 6-7 साल के, उससे पुरानों का करके आपने क्या करना है? 2 पेपर करके क्या आपका पेपर पास हो जाएगा? नहीं। पास पेपर की पूरी बुक जो होती है उसमें 200+ पेपर्स होते हैं, वो सारी करने होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया सिलेबस सेम होता है, तो रिगार्डलेस ऑफ द दिस के वो किस डिपार्टमेंट की सीट है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूरी स्टूडेंट्स की मुझे मिलती है जी, पास पेपर दे दें, पास पेपर दे दें। पास पेपर तो किसी भी सीट के 2 या 3 होंगे, उसकी बेस पे, और ना उनमें से रिपीट होना है। जिस वक्त एग्जामिनर ने वो वाला पेपर बनाया, उसने जनरल नॉलेज का ओवरऑल पेपर बनाया, उसने ये नहीं करता वो कि सिर्फ मैं सब इंस्पेक्टर का पेपर बना रहा हूँ और अगली दफा भी क्वेश्चन इसमें से उठाऊंगा। जनरल नॉलेज 9 सब्जेक्ट हैं और वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपने ओवरऑल उसकी तैयारी करनी होती है। पास पेपर्स क्यों पढ़ना जरूरी है? पास पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये आपको ट्रेंड बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि पास पेपर आपने पढ़ लिया, पास पेपर की बुक्स तो आजकल जितना कंपटीशन है हर बंदा ही पढ़ के बैठा हुआ है। अगर आप न्यू है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2-3 महीने में आप भी पढ़ के बैठ जाएंगे पास पेपर की बुक। पीपीएससी इम्तियाज शाहिद की चलते हैं, एक रेफरेंस बुक समझ लें कि रेफरेंस बुक वही है। आप जो है, अगर किसी और प्रोविंस से हैं, फिर आप एफपीएससी की बुक लेंगे, फेडरल पब्लिक की, फिर आप पीपीएससी की नहीं लेंगे। वो उसका नाम है एफपीएससी एडवांस मॉडल पेपर इम्तियाज शाहिद। जो पीपीएससी जो पंजाब के हैं वो पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर इम्तियाज शाहिद के लेंगे, क्योंकि इसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी कमीशन में 9 नहीं होते। सबसे टफ कमीशन यही है, जो ज्योग्राफी, कंप्यूटर और उर्दू भी बीच में डाल देता है। इवन जो यहाँ का पीएमएस है, सीएसएस में 12 सब्जेक्ट होते हैं, सीएसएस में उर्दू नहीं होती, पीएमएस में उर्दू है 100 नंबर की। ठीक है। तो आपने एक तो पास पेपर की बुक लेनी है अगर आप पंजाब से तल्लक रखते हैं और पंजाब की सीटों पे अप्लाई किया हुआ है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, पीरा, अभी आगे सीसीडीडी एक्साइज और असिस्टेंट नारकोटिक्स जो भी सीटें आती है, तो ये बुक आप समझ लें कि रेफरेंस बुक है। इसमें स्टार्ट में आप एक पेपर पढ़ें, फिर अपनी स्पीड को बेहतर करते हुए 3 पेपर डेली के ऊपर ले आए, ताकि जो है आप एग्जाम से पहले मैक्सिमम पेपर्स को कवर कर सकें। और एग्जाम्स रुक नहीं जाने, एग्जाम्स आते रहने हैं। आप नेक्स्ट एग्जाम जब तक आपकी बुक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप कोशिश करें कि पढ़ते ही रहें इस बुक को, और रिवाइज भी करें, अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने इस चीज को। सेकंड थिंग सेकंड थिंग इज दैट, जो दूसरा तरीकाकार है इसको पढ़ने के साथ साथ आपने पर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करना होता है, और जो जो हम एकेडमी के अंदर जिसको फॉलो करेंगे, कि हर वीक में एक सब्जेक्ट, अगर हम फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स, तो हम पाकिस्तान अफेयर्स की प्री पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले के वाकयात और उसकी पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान बनने के बाद के वाकयात, उनको कवर करते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले कि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आए, महमूद गजनवी आए, मोहम्मद गोरी आए, फिर 1100 साल का दौरे हुकूमत मुसलमानों का यहाँ पे एक शानदार, जिसमें डिफरेंट खानदान हैं, खिलजी हैं, तुगलक हैं, सैयद हैं, लोधी हैं, फिर मुगल बादशाह आखिरी थे, फिर अंग्रेज आ गया, उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेजों से किस तरह जान छुड़ाई कैद आजम ने, सर सैयद अहमद खान की कोशिशें थी, अलामा इकबाल की कोशिशें थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कोशिशें थी, जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे। ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक सब्जेक्ट की। इस तरह आप मतलब प्री पार्टीशन के हम लेक्चर्स के थ्रू उसको कवर करते हैं। फिर पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान बनने के बाद अब तक क्या हुआ, कितनी मार्शल लॉ लगे, कितनी जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट्स आई, उनने क्या क्या काम हुए उनके दरमियान में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ऑपरेशन सर्च लाइट है, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल है, कारगिल वार है, सियाचिन का वाकया है, या जो जो मार्शल लॉ कब कब लगे, कौन प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, एनडीटीसी, पोस्ट पार्टीशन के पाकिस्तान के बनने के बाद से लेके आज तक के वाकयात, इस वक्त कौन सदर है, कौन वजीर आजम है, वजीर आजम का नाम क्या है, कितना नंबर है, एंड सो ऑन। तो हमने ना सिर्फ एमसीक्यू को, बुक को जो है वन पेपर को पास पेपर के थ्रू कवर करना होता है,
बल्कि हमने वीकली बेस पे एक सब्जेक्ट को उठा लेना होता है और उस सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर्स होते हैं और आपने उस सब्जेक्ट को उसकी बेसिक सारी कवर करनी है। ठीक है। अब वेरी कर सकता है टाइम, एक सब्जेक्ट हो सकता है 10 दिन ले जाए, जस्ट लाइक पाकिस्तान अफेयर एक लंबा सब्जेक्ट है, वो 10 लेक्चर्स ले सकता है। कंप्यूटर एक छोटा सब्जेक्ट है, वो हो सकता है 4 लेक्चर्स में हो जाए। उर्दू एक छोटा सब्जेक्ट है, वो हो सकता है 4 लेक्चर्स में हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से हम वो पर वीक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे और एक वीक में जितने मैं आपको पास पेपर प्रोवाइड करूंगा वेरीफाइड होंगे, उसके साथ एसोसिएशन बनी होगी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी, उसको हम ग्रुप पे एक डिस्कशन में उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। उस पेपर को मैं आपको एक पेपर ही दिया करूंगा डेली का। ये मैंने एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर दिस पर्पज कि सब एक जैसा इंटेलेक्चुअल नहीं रखते आप में से। कुछ बहुत शार्प हैं, वो दिन के 5 पेपर भी पढ़ सकते हैं, कुछ से एक पेपर पढ़ना भी मुश्किल है। तो मैंने वो क्राइटेरिया, एक एवरेज क्राइटेरिया रखा है सबके लिए जो सब पूरा कर सकें। उसके बाद अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है और वो जल्दी सिलेक्ट होना चाहता है तो वो बुक ले और उसमें से 3 पेपर रोज के पढ़ ले, 5 पेपर पढ़ ले, जितनी उसकी कैपेसिटी है। बट पढ़े क्वालिटी स्टडी, नॉट क्वांटिटी। आप कहेंगे जी 8 घंटे से मैं बैठा पढ़ रहा हूँ और जब आपसे कोई चीज सुनी जाए तो उसके अंदर से आपको आता तो कुछ ना हो, दैट इज नॉट स्टडी। स्टडी इज देयर कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप में एब्जॉर्ब हो रहा है। आप उस दरमियान फिजिट्स नहीं है आपको, यार मोबाइल देख लेता हूँ, यार इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, यार टीवी देख लेता हूँ, न्यूज देख लेता हूँ, फलां काम कर लेता हूँ। स्टडी वो कहलाती है कि एक दफा आप बैठते हैं कंसंट्रेशन से, आपका दिमाग उसी तरफ है, स्टडी की तरफ। और जब आप पढ़ के उठते हैं जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में होता है, वो स्टडी कहलाती है। वरना अगर आप दिन के 8 घंटे भी बैठ के पढ़ी जाएं और उसके बाद जब आपसे 3 पेपर पढ़ लिया, आपसे 3 पेपर में से कुछ पूछा जाए आपको आता ही ना हो, तो दैट इज नॉट कॉल्ड स्टडी। उसके लिए फिर जरूरी है कि अभी आपका मेंटल प्रिपरेशन नहीं है, आपने अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं किया हुआ, आपके जहन में दाएं बाएं के ख्याल ज्यादा हैं, उसको पहले मिनिमाइज करें और प्रॉपर स्टडी जिसको कहते हैं उस तरफ अपने आप को लेके आए। ठीक है। ये जो जितने पास पेपर एक वीक में आपको मिले होंगे, वीकेंड पे उसका टेस्ट हो जाएगा गूगल फॉर्म्स के जरिए। आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, टेस्ट आएगा, अटेम्प्ट करेंगे, उसी वक्त रिजल्ट सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी तैयारी है। फर्स्ट डे पे भी पता चल जाएगा, अगले हफ्ते विद टाइम पीरियड आप अपने आप को देखते जाएंगे कि मेरे में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और अगर मैं स्टडी बिल्कुल ही छोड़ दी है और डीमोटिवेट हो गया हूँ तो कितना मैं जो है वो बैक स्टेप पे आ गया हूँ। फिर सब्जेक्ट जैसे ही हमारा जो कंप्लीट होगा उस सब्जेक्ट का भी आपका टेस्ट दिया जाएगा सिमिलर वे में, ताकि जो सब्जेक्ट जब हमने कंप्लीट किया तो उसके अंदर आप अपने आप को एनालाइज कर लें कि आप अपनी कितनी तैयारी पे खड़े हैं। उसके बाद आप अपना एक रजिस्टर लें, नोट्स लें, उसके अंदर जोट डाउन करें, उसमें लिखें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपने कोई आइल्स वगैरह भी किया हुआ है या इंग्लिश आप इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं, आपकी इंग्लिश वैसे ही बहुत अच्छी है। ठीक है। तो आपको इंग्लिश को उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको इंग्लिश को टाइम देने की जरूरत है। ऑन द कंट्रेरी एक स्टूडेंट है, वो इकोनॉमिक्स और स्टैट का स्टूडेंट है और उसको जो है वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है। वो कोई भी क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेड नहीं जाने देता, जितना भी मुश्किल हो, उसका एनालिटिकल ब्रेन है और उसकी सारी स्टडी भी इससे रिलेटेड रही है। उसको मैथ को ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, बस एक नॉमिनल सा टाइम दे, क्योंकि उसको मैथ ऑलरेडी आती है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं। ठीक है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल मैथ नहीं होता, बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिसमें एवरेज होती है, परसेंटेज होती है, रेशियो प्रोपोर्शन होती है, नंबर सीरीज होती है, इंटरेस्ट रेट होता है एंड सो ऑन। वो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब कोई बंदा आप में से किसी एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हो सकता है इन 9 में से। अगर वो आर्ट्स का है तो हो सकता है, अगर वो आर्ट्स से तल्लक रखता है और मैथ के किसी शोबे से था तो उसकी मैथ बेहतर हो सकती है। एक साइंस का स्टूडेंट है तो उसकी एवरीडे साइंस बेहतर हो सकता है। एक टाइम पे एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट ही बेहतर हो सकता है 9 में से, या मैक्सिमम 2 कर लें। ये पेपर इस नेचर के हैं। इट मींस
जो इस तरफ आता है उसकी ना सीजीपीए मैटर करती है, सीजीपी के बहुत ज्यादा कोई मार्क्स नहीं होते आपके फाइनल मेरिट में, ना आपकी डिग्रीज मैटर करती हैं, वेदर यू आर सिंपल बीए, वेदर यू आर ए पीएचडी होल्डर। इसी ग्रुप के अंदर एक स्टूडेंट है, आई विल नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, मैं आपको एक एग्जांपल सिर्फ देना चाहता हूं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगो उनका एक्सीडेंट हो गया, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी क्लोज नहीं करूंगा उनका, और उनकी कमिटमेंट चेक कीजिएगा, उनकी दोनों टांगे कट गई हैं, नीज से नीचे नीचे उनकी टांगे कट गई हैं, ही वाज ऑन ए व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पे होते हैं। वुड यू बिलीव उन्होंने बीए किया, सिंपल बीए ओपन यूनिवर्सिटी से। अभी नेक्स्ट तो सुने, उनकी कामयाबी बता रहा हूं, कि मैं ये नहीं बता रहा कि उन्होंने दाखला ले लिया है, मैं आपको उनकी कामयाबी बताने लगा हूं। उन्होंने बीए के अंदर दाखला लिया ओपन यूनिवर्सिटी से, ही क्लियर दैट, बीए क्लियर किया। आफ्टर दैट लास्ट ईयर अगर आप कुछ अटैच हो स्टडी से या आपको पता हो, तो सीटें आई थी असिस्टेंट एस एंड जी डी की और असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस की, बड़ी अच्छी दोनों सीटें हैं। ही इज सेलेक्टेड एज ए असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस, और ये असिस्टेंट डीपीओ ऑफिस में बैठते हैं, हाईली जो है ना, आप कह लें कि अथॉरिटेटिव सीट है, ही इज सेलेक्टेड। अभी भी उन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है बिकॉज ही वांट्स टू इम्प्रूव मच मोर, वो इससे भी अच्छी सीट पे जाना चाहते हैं। डेट इज कॉल्ड कमिटमेंट। और हमारे रोने नहीं मुकते जी, घर का काम है, स्टडी का काम है, फलां चीज है तो फलां चीज है। एक ऐसा बंदा उसके जिसकी दोनों टांगी ना हो थ्रू हिज नीज, और व्हील चेयर पे, उससे ज्यादा मजबूर कौन हो सकता है। ऑल मैटर इज योर डेडिकेशन, योर कमिटमेंट। जिंदगी में हर किसी को ही काम है, आप में से कोई भी बंदा, मैं मेरी जिंदगी है ना, मेरी लाइफ में भी बड़े काम है। मैं आपके जिस तरह, मतलब मेरी जॉब भी है, मैं अकेडमी भी हैंडल करता हूँ, अकेडमी चलाने के लिए मैं क्रिप्टो का काम भी करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग का, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप मैनेज करना और बाकी सारे, जो जिस चीज का शौक है करना पड़ता है, चाहे मुझे क्या कहते हैं 18 घंटे दिन में काम करना पड़े, करता हूँ। अब मैं अपनी एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं यार मुझे इतनी चीजों की जरूरत ही नहीं है, रेस्ट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, और कोई काम कर लेता हूँ, दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ, फलां चीज कर लेता हूँ, फलां, तो डेट इज माई ऑप्शन ना, मैं कर सकता हूँ। अब लाइफ को आपने किस तरह से मूव करना है, उसको किस तरह से लेके जाना है, दैट सोलली डिपेंड्स अपॉन यू। आप पे ही डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों की लाइफ में मजबूरियां नहीं होती, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते, डेफिनेटली नहीं होते। किसी की जो लाइफ है उसके अंदर कुछ स्ट्रगल ज्यादा हैं, बट जब आप एक चीज की तरफ आ रहे हैं तो आपने उन सारी चीजों को मैनेज करके चलना है ना। या तो आप इस तरफ आए ना, आप सोचें ना। अब लोग बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, जब सीट आती है उस पर अप्लाई करते हैं। मेरा 6 साल का तजर्बा है, 2019 से मैंने स्टार्ट की थी, जब कोरोना आया था ना, ऑनलाइन मोड पे चीजें शिफ्ट होगी, तब से मैं ये कर रहा हूँ। रोज मेरा सैकड़ों स्टूडेंट से वास्ता पड़ता है, और जब खासकर पेपर की बात है तो इनबॉक्स भरे होते हैं कि कोई ऐसी नोट्स जादू की छड़ी दे दें कि पेपर पास हो जाए ना। तो मेरा उनसे यही कहना होता है कि आपको कोई ऐसी फाइल मिल जाए, कोई 1000 1500 MCQ की, तो मेरे साथ शेयर करना, मैं पे भी कर दूंगा उसके लिए जितना आप कहेंगे, अगर उसमें से पेपर आना है। अगर कोई ऐसी फाइल एग्जिस्ट करती है, मैंने नहीं देखी ऐसी फाइल कोई। 10 सब्जेक्ट हैं, 10 के 10 के अंदर आपने कमांड हासिल करनी है, और एक वीक पहले अगर कोई कहे कि कोई ऐसे नोट जिसमें से पेपर आ जाए, तो डेट इज ए फुलिश थिंग, प्री मेच्योर थिंग। अब ये जो सारा आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीजें हैं, आप फिर एक पाथवे जो चूज कर रहे हैं, आप अपनी फिजिबिलिटी देखते हुए चूज करें। अब स्टूडेंट में ना क्यूरियोसिटी ज्यादा है, तजस्सुस ज्यादा है। सब इंस्पेक्टर की सीटें आ गई, सर जी हम ना किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक वैसे बात कर रहा हूं, हम 18 घंटे पढ़ लेंगे दिन में। सर हम 24 घंटे पढ़ लेंगे। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा
ये जल्दी अनाउंस होगी ना, एक तो बदकिस्मती ये हुई कि मैं 24 घंटे पढ़ लूंगा। इज इट रियलिस्टिक अप्रोच या जज्बाती अप्रोच है? पीछे एक हफ्ता रह गया था, यकदम अनाउंस हो गए पेपर। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है, क्यूरियोसिटी की दुनिया से बाहर आ जाए। जी, मैं जितना टाइम पढ़ूंगा ना, वो इतनी लगन से पढ़ूंगा कि वो मैं 18 घंटे के बराबर बना दूंगा 1 घंटे को। इज इट पॉसिबल? ये तो एक कंडीशनल सेंटेंस की टाइप होती है। सॉरी टू से, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल। अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया खरीद देता, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी इंग्लिश के अंदर ना। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाता। ये हाइपोथेटिकल अप्रोच ना, एक ऐसी चीज जो हैपन ना हो सके, ये इसको थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। इंग्लिश की एक टाइप होती है सेंटेंसेस की, उसमें ये वो बातें हैं। बट एग्जाम डिड नॉट नीड क्यूरियोसिटी, एग्जाम नीड कमिटमेंट। जो परजेवरेंस, परजेवरेंस का स्पेलिंग पता नहीं क्या है यहाँ पर। परजेवरेंस ही होते हैं गालबन। अब मुस्तकिल मजाजी, कमिटमेंट, कमिटेड हो जाए आप, प्रॉपर डायरेक्शन। दो तीन चीजें हैं फंडामेंटल सी, उनको अपनाएं, अप्लाई करें पेपर पे, और पेपर पास कर लें। अदरवाइज सिर्फ क्यूरियोसिटी के मुझे शौक है, ठीक है, फलां का ख्वाब था तो मैंने ये करना है, सिर्फ शौक है। शौक करने के लिए ना फिर उसकी शौक की कोशिश की जाती है। जिस चीज का आपको शौक है ना, उसके लिए फिर आपको टाइम देना पड़ता है, लगन देनी पड़ती है। अदरवाइज शौक फिर ख्वाबों में तब्दील होते हैं सिर्फ। रियलिटी में तब्दील करने के लिए कमिटमेंट और एक कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन के लिए हाईली मोटिवेटेड हो गए और ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा और तीसरे दिन तो बुक खोल के देखनी नहीं। मोस्टली 90% ऑफ स्टूडेंट का अलमिया ये है। ये स्टार्ट का थोड़ा सा मोटिवेशनल और ये चीजें बताने का मकसद ये था आप लोगों को, कि अगर एक सेशन में आपने चलना है, आपने तो फी पे कर दी ना, मुझे क्या इससे मैटर, फी पे होगी मेरे पास, आगे पैसे खत्म होगी बात मेरे लिए तो। लेकिन दुख होता है जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो कोशिश करते हैं, पे भी कर रहे हैं पेरेंट्स के पैसों से, पेपर देने भी जाते हैं। अब एक शहर से दूसरे शहर जाना आज के दौर में अच्छा खासा जो है ना, टाइम टेकिंग भी है, मनी टेकिंग भी है। आना जाना कोई आसान काम है? एक बंदा जो है वो दूर के शहर बैठा है, उसने लाहौर या मुल्तान जाना है, उधर से आना जाना पूरा दिन लगना है, पैसे भी लगने हैं, ट्रैवल करना है। देन रिश्तेदारों की बातें भी सुननी है। जब आप एग्जाम देने निकलते हैं ना, पुपियां, चाचियां, मामियां, घर के साथ वाले, आपके अपने खानदान वाले, सारे कहते हैं कि ये पता नहीं जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर ही बन के वापस आएगा, वो बस पेपर देखने जाएगा और वापस में ना नीली बत्ती वाली गाड़ी के अंदर ही आएगा। होता है ना, माशरा है, सोसाइटी है, एक दूसरे के कामों में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है। हम आधे लोग तो इसी वजह से रह जाते हैं या एग्जाम देना छोड़ जाते हैं। क्या? वो फलां क्या कहेगा यार, ये तो तीसरी बार जा रहा है, ओहो ये तो चौथी बार जा रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे एक स्टूडेंट है, इस बैच में नहीं है, वो टेस्ट सीरीज बैच में है। वो सिलेक्ट हुए में है जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आईएसआई में। बट उन्होंने वो जॉब लीव कर दी और उन्होंने क्या कहते हैं, नेवी में भी सिलेक्ट हो गए, उसमें भी सिलेक्ट हो गए, और वो जो है ना कनाल पटवारी भी सिलेक्ट हुए। उन्होंने कनाल पटवारी की सीट सिलेक्ट की है, आईएसआई में नहीं गए। कनाल पटवारी की क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि बिल्कुल ही आसान जॉब है। वो बस कहते थे कि मुझे इतनी चाहिए कि वो विलेज है ना, विलेज में माहौल ये होता है कि पक्की नौकरी पे लगा हुआ है बस। वो कहते थे मुझे इतना टैग चाहिए, बाकी पैसे पूसे हैं हमारे पास। आईएसआई में चला गया तो कहीं बलोचिस्तान फेंक देंगे, दाएं बाएं ड्यूटी मुश्किल होती है। तो उन्होंने जो है वो इतनी, मतलब यकीन करें कि मेहनत थी उनकी। असिस्टेंट के ही पेपर थे, असिस्टेंट के जिन पेपर थे ना, जिन दिनों उन दिनों धरने चल रहे थे, पूरा पंजाब लॉकडाउन था। वो भक्कर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने लाहौर जाना था, भक्कर से लाहौर जाते हुए रावी आता है दरिया, रोड ब्लॉक थे। दरियाए रावी थ्रू कश्ती हुआ क्लियर, मतलब उन्होंने उस तरफ गए हैं दूसरी तरफ, और पेपर दे के आए हैं। डेट इज कॉल्ड कमिटमेंट। ये जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी, मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने करना होता है वो किस तरह कर जाते हैं, और जिन्होंने नहीं करना उनके पास बहाने बहुत है।
तो खैर ये कुछ हद तक आपके लिए मोटिवेशन था। बाकी आप लोगों की, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है। गवर्नमेंट जॉब भी सारा कुछ नहीं होता। हो सकता है अल्लाह ने नसीब लिखे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो चलें, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। इस वीक जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो हर पेपर के अंदर आता ही आता है। आप जनरल नॉलेज एसडीओ का पेपर देना है, जब भी होगा उसका पेपर, उसमें भी मैथ का पोर्शन है। आपने एनफोर्समेंट ऑफिसर का पेपर देना है पीरा का, उसमें भी मैथ है। आपने एफपीएससी का कोई भी पेपर देना है, मैथ और इंग्लिश लाजमी होते हैं। आप किसी प्रोविंस से तल्लक रखते हैं, वहां जनरल नॉलेज का पेपर है, मैथ उसमें मस्ट है। जो तीन सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, कंप्यूटर, उर्दू एंड ज्योग्राफी, ये वेरी करते हैं। बाकी पांच सब्जेक्ट, छह सब्जेक्ट स्टैटिंग है, वो होते ही होते हैं। उनमें से एक मैथमेटिक्स है। अब पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का, ये बिल्कुल ही बेसिक लेक्चर होगा। मैं इसके अंदर आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि एग्जामिनर पेपर के अंदर बेसिकली पूछता क्या क्या है। मोस्ट मैथ पोर्शन आस्क्ड इन पेपर, मैथ पोर्शन जो पूछा जाता है। एक सबसे पहले टॉपिक है रेशो का। रेशो से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2:3:3। रेशो बेसिक कंसेप्ट है, इसका एडवांस कंसेप्ट है प्रोपोर्शन। रेशो बनाना, फिर उसको प्रोपोर्शंस बनाना, दो रेशोज को आपस में कंपेयर करना। और इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर कुछ पास पेपर पढ़े हों, बल्कि ये तो मैट्रिक एफएससी की चीजें हैं, मैट्रिक और एट्थ की चीजें हैं, कि 8 मजदूर काम कर रहे हैं एक बिल्डिंग पे, 2 मजदूर छुट्टी पे चले गए, अब वो काम कितने दिनों में होगा। एक फैक्ट्री है, वो इतने घंटों में इतनी बोतलों को भरती है, अगर घंटे कम या ज्यादा हो जाए तो अब कितनी बोतलें भरेंगी। तो ये बड़े मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हर पेपर के अंदर आते ही आते हैं। बड़ा सिंपल सा मैथ का कंसेप्ट ना, जो हमारे इस लेवल पे है, उन्होंने कोई आपसे एमफिल या पीएचडी लेवल की मैथमेटिक्स या वो नहीं पूछना। बड़े बेसिक कंसेप्ट पूछते हैं वो। कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत मुश्किल होते हैं, उनके लिए आपको थोड़े से एडवांस फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ही कोई मुश्किल आ जाए पेपर के अंदर क्वेश्चन, तो वो फिर सारों के लिए मुश्किल होता है, उसमें घबराने की बात नहीं होती। सबके नंबर कमाने हैं, कंपटीशन का एग्जाम है। वैसे आमतौर पे आसान ही होते हैं। 8वीं 10वीं के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 8th और 10th के लेवल के। देन दूसरा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, एवरेज निकालना। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट नंबर्स हैं। ऑन एन एवरेज उसके कितने नंबर हैं, मतलब उसने, हम ये लगा लेते हैं आसान एग्जांपल के, मैथ के अंदर उसने नंबर ले लिए 100 में से 90, 90। और उसके जो हैं इंग्लिश के अंदर नंबर है 70। 90 नंबर है मैथ में, इंग्लिश में 70, तो ऑन एन एवरेज उसके कितने नंबर हैं। दोनों को जमा करें, दो सब्जेक्ट है, दो पे डिवाइड करें, तो ऑन एन एवरेज उसके 80 नंबर थे। ठीक है, 90 नंबर आए ना उसके मैथ में, 200 नंबर के उसके दो पेपर थे, एक में उसके आगे 70। वो कहता है ऑन एन एवरेज उसके कितने नंबर हैं। तो ये इन दोनों को जमा करें, 160 दो पे डिवाइड कर दें, तो उसके 80 मार्क्स होंगे एवरेज। अब ये एवरेज हम बात कहते हैं कि यार सारी जिंदगी हमने मैथ पढ़ी, उसकी कभी हमने इम्प्लीकेशन नहीं देखी, आखिर अप्लाई कहाँ पे होता है। जो पीपीएससी एफपीएससी में जो मैथ है वो अप्लाई होता है आपकी जिंदगी की लाइफ में। आप एक ऑफिसर की सीट पे जा रहे हैं, आपको बेसिक एवरेज निकालना आनी चाहिए। हाउ, देखिए, आपसे सालाना रिपोर्ट, आपको कुछ टारगेट्स हैं, जैसे पीरा
फोर्स है उसके अंदर डेफिनेटली टारगेट्स होंगे कि मंथली आपने कितने टारगेट करने हैं, चलान पूरे करने हैं, या जो कुछ है आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन है। एक महीने आपने कुछ रिजल्ट दिया, दूसरे महीने आपने कुछ रिजल्ट दिया, थर्ड महीने आपने कुछ रिजल्ट दिया। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होती है साल के बाद। वो कहते हैं ऑन एन एवरेज आपका, अब उन्होंने एक एक महीना तो नहीं ना देखने बैठ जाना, पूरे साल में ऑन एन एवरेज 12 महीनों की एवरेज आपकी क्या है, टोटल आपने रिकवरियां की 12 महीनों में, हम कह देते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 3 करोड़ 60 लाख, 12 पे डिवाइड वो मारेंगे इसको, ठीक है, तो 3 करोड़ पर मंथ की आपकी एवरेज निकलेगी। क्या आपने हर मंथ 3 करोड़ की दी है, 12 को 3 से जरब दे लें 36 करोड़। एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एवरेज के कंसेप्ट जो बेसिक लेवल के इसके क्वेश्चन हैं, जब हम इनको जो टॉपिक्स में बता रहा हूं ना, हम हर एक टॉपिक को पहले मैं आपको उसका बेसिक समझाऊंगा, बिल्कुल बच्चों वाला, 7वीं 8वीं क्लास वाला, कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, फार्मूला क्या यूज होता है। बट एग्जामिनर इतना सिंपल भी नहीं पूछता पेपर में, वो कंसेप्ट एवरेज का ही होगा, बस उसको घुमाएगा, उसको घुमा के लॉन्ग करेगा, हो सकता है उसमें 2 फार्मूलाज आपको लगाने पड़ जाएं। तो हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे हर एक टॉपिक का, उसका फार्मूला क्या है, देन पास पेपर में उसने कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन हम उसको मैं आपको जो है वो इधर क्लास के अंदर करके दिखाऊंगा। कोई क्वेश्चन आपको पास पेपर दे रहा हूं उसमें मुश्किल आ जाता है, आप वो डिस्कशन ग्रुप जो है उसकी प्राइवेसी ओपन करूंगा, उसके अंदर आप वो पूछ भी सकते हैं इस एक वीक में जो मैथमेटिक्स का चल रहा है। आप क्वेश्चन पोज कर दें, कोई ना कोई स्टूडेंट आप में मैथ में एक्सीलेंट होगा, आपको सॉल्व करके बता देगा। नहीं सॉल्व करके कोई बताएगा तो मैं लेक्चर में वो ऐड करके आपको लेक्चर में वो क्वेश्चन समझा दूंगा। मींस ये वाला एक हफ्ता आपने फुल डेडिकेशन के साथ मैथमेटिक्स पे जोर देना है, ताकि पास पेपर में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं कोई भी आपका ऐसा ना हो जो आपको आता ना हो। 1 वीक के बाद, अभी तो आप पास पेपर खोलेंगे, हो सकता है आपने अगर मैथ की तैयारी नहीं की तो आपको अगर 10 क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनमें से हो सकता है कि 2 या 3 आते हो, बाकी ना आते हो। जब साथ साथ लेक्चर्स हमारे चलते जाएंगे, पास पेपर्स को भी आप देखते जाएंगे, और एट द एंड इंशाल्लाह हम जब मैथ को देखेंगे तो हमें 90% क्वेश्चन जो है वो आते होंगे, अगर आप मेहनत करके चलेंगे तो। डिपेंड अपॉन डैट। तो ये एवरेज का कंसेप्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालना भी, ये कंसेप्ट आपके मैट्रिक में कितने परसेंट नंबर है पूछते हैं ना, हम अप्लाई करते हैं वो वहां पे आता है मैट्रिक में कितने परसेंट नंबर है, एफएससी में कितने परसेंट नंबर है, आपकी बैचलर्स में कितने परसेंट नंबर है, वो वहां पे परसेंटेजेस पूछता है। रियल लाइफ में भी इसका रोल है परसेंटेजेस निकालना। आप फॉर द एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम कहते हैं आप कोई ऑफिसर लग जाते हैं, आपके अंडर स्टाफ है, आपने उनकी परसेंटेजेस चेक करनी है कि किसने कितने परसेंट रिकवरी की। आप ऑफिसर हैं, आपको क्लर्क मिलेगा, आपको असिस्टेंट मिलेंगे, बट अगर छुट्टी पे है तो क्या आप पूरा दिन बैठे रहेंगे कि वो आएगा तो काम करेगा? बीइंग एन ऑफिसर आप बेसिक लेवल के काम भी आपको आने चाहिए, कंप्यूटर चलाना, ये जितने छोटे छोटे सब्जेक्ट डाले हुए हैं इनको डालने का आखिर कोई मकसद है, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। या आप वो 2 दिन छुट्टी पे चला गया, किसी शादी पे चला गया, तो 2 दिन क्या आप वैसे ही बैठे रहेंगे ऑफिस के अंदर? जो बेसिक काम है वो आप करें। परसेंटेज निकालनी है, कोई जो है आपके अंडर स्टाफ है, उनका देखना है कि इन्होंने कितने परसेंटेज में रिकवरी की है, तो वो इसके थ्रू, मतलब आप इन फार्मूलाज के थ्रू करते हैं। आल दो हाँ, वो जो कंसेप्ट है ना साइन टीटा कोस टीटा और कुछ अलॉगरिथम वाले, वो हमारे रियल लाइफ में यहाँ अप्लाई नहीं होते, लेकिन इंजीनियरिंग और बाकी जगह कहीं ना कहीं वो भी अप्लाई होते जरूर हैं। चीजें कहीं ना कहीं अप्लाई होती जरूर हैं, बट उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ जो हमें कंपटीशन टॉपिक्स देता है वो डायरेक्टली अप्लाई है हमारी लाइफ पे, 90% ऑफ देम। 10% की वेरिएशन हो सकती है कि वो अप्लाई नहीं, सिर्फ आपका मेंटल कैलिबर चेक करना, आपके ब्रेन की एनालिटिकल एबिलिटी चेक करना वो सिर्फ चाह रहा है। मैथमेटिक्स के थ्रू वो बेसिकली आपका ब्रेन चेक करता है कि ये बंदा क्वेश्चनिंग की कैसे हैंडलिंग करता है। और जो है ये एक बड़ी लंबी साइंस है हर सब्जेक्ट के पीछे कि ये डाले क्यों गए हैं
और इनके पीछे जो है वो मिथ क्या है। इसके थ्रू आपकी बड़ी सारी ट्रेड्स जो है ना, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, वो जज हो जाती हैं इन पेपर्स के थ्रू। तो इसको भी, इस पे हमारा पूरा लेक्चर होगा। देन अलजबरा, अल ख्वारिज़मी की इजाद है, मुस्लिम साइंटिस्ट थे ये। अलजबरा साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ना सिंबल्स यूज करते हैं। वैसे तो डिजिट्स यूज होते हैं ना मैथमेटिक्स में, 1 2 3 4, बट समटाइम हम जब ये यूज करना शुरू कर देते हैं एक्स वाई ABC, ये वाले कंसेप्ट, तो वो अलजबरा की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अलजबरा के अंदर जब इनोवेशन आई मैथमेटिक्स में, जब ये कंसेप्ट मुतारफ कराए गए, क्योंकि बड़ी सारी चीजें ऐसे थी, वरासत के कवानीन है कि बेटी का इतना हिस्सा है, बेटे का इतना हिस्सा है, जो है वो बेवा का इतना हिस्सा है, फलां का इतना हिस्सा है। अब वो जब निकालने होते थे तो उनको निकालना डिजिट्स के थ्रू बहुत मुश्किल होता था। जब ये अलजबरा आया ना कि सपोज डैट, हम कहते हैं सपोज डैट एक्स इज इक्वल टू फलां, तो वो जब हमने इसको यूं करना शुरू किया तो चीजें मैथ आसान ही बहुत हो गई निकालने के लिए। ये चीजें ना, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चीजें, सैलरीज निकालनी थी लोगों की, पहले बड़ी मुश्किल होती थी चीजों को निकालनी। लेकिन जब अलजबरा का कंसेप्ट आ गया कि हम एक चीज को कांस्टेंट करके सपोज कर लेते हैं, उसके थ्रू उसको हल करते हैं, आखिर के अंदर उसकी वैल्यू पुट करके ओवरऑल इक्वेशन की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके ऊपर भी हमारा पूरा एक लेक्चर है। ये जो 4 कंसेप्ट आपको मैंने बताए, रेशो, परसेंटेज, एवरेज और अलजबरा, FPSC के एग्जाम्स में ऑफिशियल सिलेबस है, यही है। मैं आपको जब स्लाइड्स दूंगा ना, उसमें मैं ये ऐड कर दूंगा जो FPSC की वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस पड़ा है। ये 4 कंसेप्ट ही है बस। PPSC जस्ट लाइक जैसे वो सब्जेक्ट ज्यादा डालता है, वो कंसेप्ट भी ज्यादा डाल, वही मैं अगली बात की तरफ आ रहा हूं, पूरी बात सुन लें। PPSC जैसे सब्जेक्ट ज्यादा डाले हुए हैं ना बाकियों की निस्बत, सिमिलरली उसने टॉपिक भी ज्यादा डाले हुए हैं। ऑफिशियल में इसके अंदर ऐड कर दूंगा। PPSC कहता है कि ये पोर्शंस नहीं है, नंबर सेट है, नंबर की सीरीज है, एज प्रॉब्लम है, डिस्टेंस और डायरेक्शन के प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट है, टाइम डिस्टेंस वर्क का रिलेशनशिप है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री भी है। जो पिछले 4 कंसेप्ट मैंने बताया ना, FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सीटें हैं वो उन तक ही महदूद रहते हैं, और पेपर में वो नहीं पूछता और कुछ। जहां उसने कहा है ना ये सिलेबस है, वो सिलेबस से ही पूछता है। PPSC ने सिलेबस को एक्सटेंड किया हुआ है। जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है ना, जनरल एबिलिटी MCQs का, वो मैं आपके साथ ना शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, मुझे याद कराइएगा। उसमें मैथ का भी सिलेबस है, तो उसके अंदर 4 कंसेप्ट तक वो नहीं रहा। उसने आगे कहा है कि नंबर सेट भी पूछने हैं मैंने, नंबर सीरीज भी पूछनी है, एज प्रॉब्लम भी पूछनी है, डिस्टेंट एंड डायरेक्शंस भी पूछनी है, ज्योमेट्री भी पूछनी है। ठीक है, ज्योमेट्री के अलावा इक्वेशंस को बराबर करना, इंटरेस्ट रेट निकालना, टाइम डिस्टेंस वर्क के फार्मूलाज, एरिया वॉल्यूम, ये जो डिफरेंट शेप्स होती हैं ज्योमेट्री में ही आ जाती हैं, खैर वो उन चीजों का भी वो कहता है कि मैं पूछूंगा। तो आपको इन चीजों को भी जो है हमें मैथमेटिक्स के अंदर कवर करना होगा। अब आज के लेक्चर में स्टार्ट के अंदर कुछ मोटिवेशनल बातें हो गई, और कुछ जो है वो हमारी सब्जेक्ट रिलेटेड के, बैच से रिलेटेड बातें हो गई। हम जो है अब इसको लेके चलते हैं, पहले लेक्चर की तरफ आते हैं। एक तो अभी तक मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया सबसे जो है ना आसान कंसेप्ट की तरफ, जो कि बिल्कुल आप कह लें कि 7/8 का कंसेप्ट है। लेकिन बात यह है कि जानने और ना जानने में एक बारीक सा फर्क है। पेपर में वो पूछ लेता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। अगर तो आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आती है तो आपका एक नंबर पूरा है। अगर आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ही नहीं आती तो आपका एक नंबर कट गया। वो कहता है सबसे छोटा होल नंबर क्या है। होल नंबर की आपको अगर डेफिनेशन आती है देन आपका 1 मार्क आ जाएगा। अगर आपको होल नंबर की डेफिनेशन नहीं आती तो आपका एक नंबर कट जाएगा। सिमिलरली और भी सेट है। ठीक है, प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ना सिर्फ इस हवाले से कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी पूछता है। पहले तो आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट आना चाहिए,
देन प्राइम नंबर से रिलेटेड वो पूछता है कि पहले 5 प्राइम नंबर की एवरेज बताओ। ठीक है, 30 से 50 के दरमियान जो प्राइम नंबर है उनकी मुझे परसेंटेज निकाल दो या एवरेज निकाल दो। वो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ही सिंपल पूछता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, सबसे छोटा होल नंबर 0 है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ये वुड यू बिलीव 17 ग्रेड के पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि कंसेप्ट ये छठी सातवीं क्लास का है, लेकिन ये तभी आपको आता है अगर आपने ये पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी जो है ना वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो और ये एक बराबर ही है आपके लिए, जब आपने अगर चीज को पढ़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं इस सेट को जो कि शुरू होता है डिजिट 1 से एंड 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक जाता है। नेचुरल नंबर के सेट को एन से डोनेट किया जाता है, और ये बराबर होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी। तो वो पूछता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। ये पास पेपर 17 ग्रेड का क्वेश्चन है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, क्योंकि ये सेट ही 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर्स। अब क्या हुआ कि पहले नेचुरल नंबर चलते थे, जीरो की इजाद हो गई। ये जीरो की इजाद हमारे मुताबिक अल ख्वारिज़मी ने की है। 9th 10th सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने अलजबरा भी इजाद किया है। उन्होंने किताबुल जबर लिखी थी, इस पे तो सबको इत्तफाक है कि अलजबरा उन्होंने ही इजाद की है। किताबुल जबर भी उन्होंने लिखी है, और उसका फ्रेंच में, इंग्लिश में और बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस में ना उसकी ट्रांसलेशन भी की गई है अल ख्वारिज़मी की। जीरो की इजाद भी हमारे मुताबिक अल ख्वारिज़मी ने की है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो इंडिया वाले कहते हैं कि ये बहुत पहले से हमारे अशोका और हमारे फला फला साइंटिस्ट ने ये, वही मैं बात कर रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ आपको। वो कहते हैं कि हमारे जीरो नहीं, इसको कहा जाता था शून्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये अगर पेपर में एमसीक्यू आता है तो अगर वहां पे मुस्लिम साइंटिस्ट है देन यू विल गो टुवर्ड्स द मुस्लिम साइंटिस्ट। आपने एग्जामिनर का माइंड रीड आउट करना है, ये नहीं रीड आउट करना या बताना कि आपको क्या आता है। यही तो बात है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के हमारे जेहन में जो चीज है ना, हमने उसकी तरफ लपक जाना है कि जितना हमें पता है। हम ये नहीं करते कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। हमारे 40 to 50% क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से गलत हो जाते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमें क्या आता है। हम ये नहीं पेपर में देखना चाहते कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। पूरी उसकी वर्डिंग ही नहीं पढ़ते। पूरा क्वेश्चन सुकून से पढ़ना होता है, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना होता है, देन आपने आंसर उसका लगाना होता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि चारों उसने इंडियन साइंटिस्ट दिए हुए हैं, कोई अपने जो उनके अशोका अशोका ये वो, और वो कहते थे कि ये शून्य शुरू हुआ था, और ये तो आप अब लोग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो ये 10,000 साल पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। देन इट मीन्स वो आपसे वाकई ही पूछना चाह रहा है इंडियन का। बट अगर उसने चार नाम मुस्लिम के दिए हुए हैं, इंडियंस के उसने डाले नहीं, वो भी एग्जामिनर इतना पागल तो नहीं है कि अल ख्वारिज़मी का नाम भी डाल दे और अशोका का नाम भी डाल दे। वो डिस्प्यूटेड इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाता। तब वो डालेगा इब्नुल हैसम, अल ख्वारिज़मी, अल बेरूनी एंड इस तरह नन, एक ऑप्शन नन ऑफ अबव का होता ही है। एक ऑप्शन पेपर में नन ऑफ अबव का होता है। इस तरह से डालेगा, फिर आप अल ख्वारिज़मी की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसी चीज की मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन है, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। एक क्वेश्चन आता है, दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है। इस्लामिक स्टडीज कहती है ट्रीटी ऑफ मदीना, मिसाक के मदीना, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा के, तो आपने वहां के लोगों को इकट्ठा किया, और वहां जितने भी कबाइल थे, जिसमें यहूदी भी थे, क्रिश्चियन भी थे, उनके साथ एक मुआहदा किया, एक ट्रीटी की। ट्रीटी कहते हैं मुआहदे को। एक कॉन्स्टिट्यूशन आइन तश्कील पाया कि सारे मिलजुल के रहेंगे, बुजुर्गों के ये हकूक होंगे, बच्चों के ये हकूक होंगे, औरतों के ये हकूक होंगे, हम कबीले आपस में नहीं लड़ेंगे, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम सारे मिलके उनको एक माशरा तश्कील दिया।
अब अगर इस्लामियात में ये क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी ऑफ मदीना है, या उर्दू में अगर उसने दिया होगा मिसाके मदीना। पेपर इंग्लिश में होता है लेकिन वो वहां पे मिसाके मदीना भी लिख सकता है, ट्रीटी ऑफ मदीना भी लिख सकता है, आप उसको क्लिक करते हैं। बट अगर क्वेश्चन वो जनरल नॉलेज के किसी हेड में पूछता है, वहां वो पूछता है कि दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, और मिसाके मदीना का तो ऑप्शन ही नहीं है। वो पूछता है, चार ऑप्शन दे देता है, कोई भी चार। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेट इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा, 1215 में। अब वो मैग्ना कार्टा के साथ कह दे ट्रीटी ऑफ वर्सेस, ट्रीटी ऑफ सर्विस, या फलां कोई दो तीन ट्रीटीज के नाम डाल दे, ट्रीटी ऑफ वियना, तो राइट आंसर विल बी इन दैट केस इज मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा लिखा गया था। तो यू हैव टू जज द अप्रोच ऑफ एग्जामिनर व्हाट ही इज आस्किंग टू यू। तो असल चीज यही है ऑब्जेक्टिविटी के अंदर, कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है, उसका आपने आंसर बताना होता है। तो हम आते हैं होल नंबर के कंसेप्ट के ऊपर। होल नंबर क्या कहता है? होल नंबर का कंसेप्ट कि जीरो की इजाद कर दी अल ख्वारिज़मी ने, हमारे मुताबिक मुस्लिम साइंटिस्ट ने। और जो नेचुरल नंबर का सेट था 1 to 9, उसके साथ जीरो ऐड हो गया। अब जब जीरो ऐड हुआ तो जीरो से ये स्टार्ट हुआ, और सबसे छोटा होल नंबर इज जीरो। प्राइम नंबर के सेट में तो जीरो था ही नहीं, वन सबसे छोटा था। होल नंबर के अंदर सबसे छोटा जो जीरो ऐड हो गया। तो अब जब क्वेश्चन वो पूछता है होल नंबर, ये डब्ल्यू से हम इसको डोनेट करते हैं, डब्ल्यू से होल, और जीरो सबसे छोटा नंबर है। ये वही बताया गया कि ये देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3, इससे ऊपर जीरो ऐड कर दें तो होल नंबर। और देन अगर जीरो से इस तरफ हम चले जाएं पॉजिटिव में, और जीरो से दूसरी तरफ हम चले जाएं नेगेटिव में, और जीरो को दरमियान में रखें, तो उन डिजिट्स को बोलते हैं। जी वंस अगेन जो है वो सिग्नल प्रॉब्लम आया मेरी। आप मुझे ये बताएं, वॉइस कहाँ तक ठीक आ रही थी? जहां तक अभी तक मैं बता रहा था यकदम ही कटी है जब मैं इंटीग्रल्स के बारे में बता रहा हूँ, या जो है दरमियान में पहले भी डिस्ट्रप्शन हुई है वॉइस में? कोई एक जिसको क्लियर आ रही थी जब तक मैं इंटीग्रल्स की बात कर रहा था, कोई एक बंदा। वंस अगेन जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। पहले हम कनेक्शन का थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मुझे बताइएगा इस वक्त आपको वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, या इशू है वॉइस के अंदर, डिस्टॉर्शन है, या कोई मसला है? फिलहाल के लिए बताइएगा इस वक्त। चलें, ये क्लियर हो गया कि इस वक्त फिलहाल आपको मेरी वॉइस जो है वो ठीक आ रही है। अब मुझे नेक्स्ट ये बताइएगा कि जहां मैं बात कर रहा था इंटीग्रल्स की, जब मैं बात कर रहा था कि नेचुरल नंबर होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो ऐड हो जाता है, और इंटीगर उसको कहते हैं कि हम अदद को कहते हैं, इंटीगर मैंने अदद, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड कर देते हैं। यहां तक कोई एक बंदा जिसको मेरी वॉइस क्लियर आ रही थी, दोबारा ना कनेक्शन कर दे, जल्दी जल्दी बता दे। तब तक क्लियर थी ना? ओके। क्योंकि अगर आगे भी लेक्चर्स में अगर किसी मेरी तरफ से हाँ नेगेटिव वाला बता रहा था, इट मींस तब तक ठीक थी। यकदम दो दफा कनेक्शन कट आउट हुआ है दरमियान में, इसका मतलब हमारी कोई बात मिस नहीं हुई, हम इंटीग्रल पे थे। इंटीग्रल्स का मैं बता रहा था कि जीरो को बीच में रख के इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ जब नेगेटिव की हम बात कर लेते हैं तो उसको हम इंटीग्रल्स बोल देते हैं, अदद।
ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाले कंसेप्ट हैं, ये देखें बच्चा बैठा भी है, ये देखें। ये कौन सी क्लास तक का बच्चा लग रहा है, 0 से लेकर 9 तक जा रहा है। वैसे आजकल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इतने इतने ही हैं, जो नई नस्ल आ रही है ना, छोटे छोटे ही हैं सारे। ये देखिए एडीआईबी का क्वेश्चन है, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी ब्ला पोस्ट है। एफआईए और आईबी वन पेपर एमसीक्यू की जो हाईएस्ट पोस्टें हैं ना, वो आईबी और एफआईए हैं। इसके बाद आईएसआई और एएस वगैरह आती हैं, बट उसके अंदर थोड़ा सा मतलब वो कंट्रोल्ड, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, तो वो मुश्किल हो जाती हैं अथॉरिटेटिव, बट मुश्किल हो जाती हैं। तो मेरी एडीएएसएफ के अंदर सिलेक्शन है अभी 2022 की, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया था इसी वजह से कि बाद में जब मैंने कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि फायदा ही कोई नहीं है, आप जो जॉब कर रहे हैं ना ऑलरेडी बड़े सुकून से कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है हम यहाँ पे ना इस तरफ रहने ही दें। तो ये एडी आईबी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनकी जॉब्स अच्छी हैं बहुत, हाँ। मतलब इसमें जाहिर बात है, नौकरी तो नौकरी, आप होते किसी के अंडर ही हो, आपके बॉसेस होते हैं, उनको आपको जवाब देना होता है, लेकिन एक हद तक आप अपने अख्तियारात का इस्तेमाल भी कर सकते हो जहां आपका दिल करे। तो एडीआईबी 17 ग्रेड के पेपर का क्वेश्चन है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। इसके बाद आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पिछले वाले तो चले बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, बताए इसलिए गए क्योंकि मैंने पास पेपर्स को ऑब्जर्व करके लेक्चर डिवाइस किए होते हैं कि पास पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है, न्यू ट्रेंड देखता हूँ अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके मुताबिक मैं अपने लेक्चर्स को मॉडिफाई करता रहता हूँ ताकि हम पेपर के क्लोज तरीन। अब देखिए हमारे अगर एक हफ्ता मैथ चलनी है तो एक हफ्ते के अंदर हम कुछ कंसेप्ट कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी मैथमेटिक्स जैसे एक पूरी बुक होती है बीएससी की, वो सारी तो नहीं कर सकते। हमने मोस्ट इंपोर्टेंट हर सब्जेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मोस्ट रिपीटेड थिंग करनी होती है। अब इतना अरसा पढ़ा पढ़ा के हमें इतना तो पता है कि कहाँ से वो क्या पूछता है, और जो कोई कंसेप्ट अगर हमारा रह जाता है तो वो हम पास पेपर्स की मदद से उसको कैटर कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम प्राइम नंबर पे। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर का, डेफिनेशन, और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं बाय डेफिनेशन जो 1 पे और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है। लेकिन अब इस प्रॉपर डेफिनेशन से थोड़ा हटें, समझने की तरफ आए। ऐसा नंबर जो अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो, किसी और नंबर पे पूरा डिवाइड ना हो, डेट इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, एक तो ये क्वेश्चन भी वो पेपर में पूछता है। सबसे छोटा होल नंबर 0, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। अब 2 को देखें, सबसे छोटा, ये 2 पे पूरा डिवाइड हो जाता है और आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। 3, 3 क्या किसी और पे डिवाइड होता है, अपने नीचे से देखें। 1, 1 के ऊपर तो सारी डिवाइड होते हैं, हम इस 1 वाली डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा आसान हो जाए। 3 2 पे डिवाइड होता है पूरा पूरा, नहीं। 3 किस पे डिवाइड होता है, 3 पे ही डिवाइड होता है पूरा पूरा, और 1 आता है। इट मींस 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 3 से अगला डिजिट कौन सा है, 4। 4 किसी पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा नंबर जो 1 या सिर्फ अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो। हम 1 को साइड पे रखते हैं, हम फिलहाल ये डेफिनेशन इसकी करते हैं कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो, किसी और नंबर पे अगर वो डिवाइड हो गया, पॉइंट्स में जाने जाने की कोशिश, पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं कि पूरा पूरा डिवाइड होना, तो वो किसी और पे अगर नंबर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन से बाहर हो गया। अब आ जाते हैं हम इस तरफ, मैं स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ 5। 5 क्या 2 पे डिवाइड होता है पूरा, नहीं। 3 पे डिवाइड होता है, नहीं। 4 पे डिवाइड होता है, नहीं। 5 5 पे ही डिवाइड होता है। इट मींस ये एक प्राइम नंबर है।
इसके बाद आ जाए 6, 6 2 पे डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, 2 3s are 6, दैट मीन्स इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। 7, 7 किसी पे डिवाइड होता है? 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 पे डिवाइड होता है, ये एक प्राइम नंबर है। 8 पे आ जाए, 8 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 9 पे आ जाए, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो यहां से हमने ये इन्फर किया कि जो नंबर सीरीज में किसी और नंबर पे डिवाइड हो गए वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन से बाहर आ गए। और ऐसा नंबर ख्वाह वो 100 की लिस्ट में जाके 71 है, 71 किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा, या हम लगा लेते हैं कि जो है वो 83 है। 83 कितना बड़ा डिजिट है, कहां पे जा रहे हैं हम 83 पे? तो 83 जो है वो किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा, ना 2 पे ना 3 पे, अपने नीचे तक 82 तक किसी पे डिवाइड नहीं होता, वो 83 पे ही डिवाइड होता है। ये प्राइम नंबर का कंसेप्ट है। अब यहां तक तो ये बात आसान है, ठीक है। ये चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, इस चार्ट को आप रट्टा लगा के अगर सोचेंगे मैं याद कर लूं और मुझे ये नंबर याद हो जाए, तो दैट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट समझना होता है और उसको अप्लाई करना होता है। इसमें आप जैसे इस्लामिक स्टडीज है या करंट अफेयर्स हैं या पाकिस्तान अफेयर हैं, जो स्टैटिक नॉलेज है वही वो कॉपी पेस्ट करके अगली दफा भी पूछ लेता है। मैथमेटिक्स और जो है ना इंग्लिश में ये चीज अप्लाई नहीं होती। इसके लिए आपको रिगोरस जो है ना वो करनी पड़ती है ट्रेनिंग। क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, हाथ से निकालना पड़ता है। आप ये सोचेंगे मेरा लेक्चर सुन लिया है, काम पूरा हो गया जी, मैथ आ गया, ऐसे नहीं होगा। आपको अपने हाथ से क्वेश्चंस को निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा। पास पेपर में कोई क्वेश्चन है उनको अपने हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो है वो तैयारी होती है। ठीक है। अब प्राइम नंबर आपको रट्टे मार के याद नहीं करना, आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट आना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट आ गया तो वो क्वेश्चन, देखें वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये कह सकता है 30 से 50 के दरमियान मुझे निकाल के बताओ प्राइम नंबर, उनकी एवरेज निकालो। ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में। तो आप 30 से 50 के दरमियान जो जो प्राइम नंबर है उसको निकाल लेंगे। 31, 32 2 पे डिवाइड होता है, 33 3 पे डिवाइड होता है, 34 2 पे डिवाइड होता है, 35 5 पे डिवाइड होता है, 36 6 पे डिवाइड होता है, 37 ये किसी पे डिवाइड नहीं होता, 38 डिवाइड हो जाता है 2 पे, 39 3 पे डिवाइड हो जाता है, 40 2 पे डिवाइड हो जाता है, देन 41, ये वाले, बल्कि ये आगे ये वाला सेट। फिर 42 भी डिवाइड होता है 2 पे, फिर 43 नहीं डिवाइड होता, 44 भी डिवाइड हो जाता है, 45 भी, 46 भी, फिर उसके बाद 47 नहीं डिवाइड होता। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, वो कहता है 30 to 50 के दरमियान जितने प्राइम नंबर हैं, और वैसे वो ये वाले हैं, उनकी एवरेज निकालें। अब आपको वन बाय वन अब आप काउंट करेंगे। 32 आगे आप जाएंगे, 31 पे, 32 पे, उसको लिखते जाएंगे आप साइड पे। जितने उस सेट में से, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 to 50 वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन दे 60 to 90 का। मैथ में एक तो क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं, ऐसे नहीं होता कि वो सेम स्टेटमेंट अगले पेपर में उठा के दे दे। कंसेप्ट यही पूछेगा, बट वो डिजिट मुख्तलिफ कर सकता है, रेंज मुख्तलिफ कर सकता है, 40 से 50 पूछ सकता है, 10 से 20 पूछ सकता है, इस तरह से। तो जब आपको डेफिनेशन और कंसेप्ट याद हो गया, पेपर में बैठ के आप उसी वक्त उसको सॉल्व आउट करके आंसर एग्जामिनर का सामने रख देंगे। ये वही बात की गई है जो पीछे बताई है। अब ये देखिए, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और इकट्ठे ही आए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। लेट लेट प्रैक्टिस द प्राइम नंबर। प्रैक्टिस करते हैं।
ये जो चार सेट नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो है प्राइम नंबर का सेट है, बताइएगा। सेट ए, सेट बी या सेट सी? राइट। सेट सी जो है वो प्राइम नंबर का सेट है। इसमें तो जीरो आ गया, जीरो प्राइम नंबर होता ही नहीं। इसमें फोर आ गया, एट आ गया, सिक्स आ गया, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है। इसमें सिर्फ फाइव प्राइम नंबर था। ये वाला सेट जो है वो प्राइम नंबर का सेट है, 2 3 5 7। ये तो हो गया बच्चों वाला क्वेश्चन, जो वो कभी वाकई इतने आसान भी वो पूछ लेता है। अब थोड़ा सा हम हर सब्जेक्ट में ऐसे ही हम करेंगे। आ, इसमें मैथमेटिक्स में पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक, फिर एकदम मुश्किल चीजों की तरफ चलते जाएंगे। ये भी कोई वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको जरा केयरली रीड आउट करें और बताएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर? और ये सब आंसर किया करें काइंडली। साइलेंट ऑब्जर्वर ना रहे, चाहे गलत करें या ठीक करें कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे गलतियां कर लें, पेपर में गलती नहीं करें, करके आनी। नीचे दिए गए में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? हाँ अलबत्ता आप में से जो हैंड फ्री लगा के सो गया है या ड्रामा देख रहा है, चाय पीना चला गया है, वो उसकी अपनी जाती मजबूरियां हैं, उनको नहीं। जो लेक्चर सुन रहे हैं वो काइंडली मतलब साथ ना पार्टिसिपेट किया करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? एक स्टूडेंट ने बोला 71, दूसरे ने बोला 91। हो गई ना कंफ्यूजन? और कोई? 91 के हक में एक और वोट आ गया, 91 के हक में एक और वोट आ गया। कोई 71 के हक में और कोई वोट देना चाहे? चले, उन्होंने भी जो है, जिन्होंने 71 कहा था वो उन्होंने भी 91 कह दिया। हाउ? किस तरह से? वो कहता है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इनमें से वो नंबर जो किसी और नंबर पे डिवाइड हो जाता होगा। 31 को देखते हैं, 31 किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये तो एक प्राइम नंबर है। 61 किसी पे डिवाइड नहीं होता, ये भी प्राइम नंबर है। 71 जिसने कहा, वो बताएं कि 71 किस पे डिवाइड होता है? ये नहीं होता किसी पे भी डिवाइड, ये भी एक प्राइम नंबर है। बट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन उसने पूछा है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, तो डेट इज 91। क्यों? 91 जो है वो 7 पे डिवाइड होता है। 7 1 7, दो कैरी हुआ आगे, 7 3 91। 13 को 7 से जरब दे लें, 91 ही आएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। क्रॉस चेक लाजमी कर लिया करें, मैथ्स के क्वेश्चन को पेपर में जब आए ना अटेम्प्ट करने के बाद, क्रॉस चेक उसको वेरीफाई जरूर एक दफा किया करें कि क्या आपने जल्दी में कोई गलत तो नहीं सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन, आप क्या राइट है। टाइम होता है पेपर में ना, मैथ का पोर्शन सबसे एंड में करना होता है, सबसे पहले आपने मतलब इजी इजी पोर्शन इस्लामियात कर लें, पाकिस्तान अफेयर कर लें, इंग्लिश कर लें, ठीक है, जो आसान आसान पोर्शन है। सिर्फ जो टाइम टेकिंग पोर्शन होता है वो मैथ ही होता है, एंड पे इतना टाइम बच जाता है आपके पास कि इजीली आप कर सकते हैं। ये पेपर्स में ना 1.5 घंटे का टाइम होता है, काफी टाइम होता है। तो क्रॉस वेरीफाई किया, वाकई ही जो है 91 7 पे भी डिवाइड होता है, 13 पे भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता था। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, पहले 5 प्राइम नंबर्स का वो कहता है सम बताओ। देखिए, कंसेप्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कहते किसको हैं, अदरवाइज आप तो क्वेश्चन पे आगे चल ही नहीं सकते। अब आपको पता चल गया प्राइम नंबर कहते किसको हैं। क्वेश्चन को समझें, वो कहता है पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम बताओ कितना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले जो 5 नंबर है वो निकाल लेते हैं। वो कौन कौन से हैं?
2 3 5 7 एंड 11, इनका सम कर लें, सम में जमा कर लें, तो कितना आंसर आता है? गुड, 28। अब यहां उसने पहले 5 का कहा है, मे बी पॉसिबल वो पहले 7 का कह ले, पहले 10 का कह दे, एग्जामिनर की मर्जी है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट आना चाहिए। अब इसी को वो इस तरह से भी पूछ सकता है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। खैर वो जब एवरेज का कंसेप्ट, वैसे ही यहाँ पे अगर आपको किसी को आता है तो इसको करने, नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं, जब हम एवरेज का कंसेप्ट समझेंगे तो वहां पे हम इसको कर लेंगे। वो एग्जामिनर सम नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, पहले 5 प्राइम नंबर की एवरेज बताओ। अब एवरेज निकालना अगर आपको जिसको आती है तो वेल एंड गुड, मुझे निकाल के बता दें। और मैं यहाँ थोड़ा सा बता भी देता हूँ। एवरेज कहते हैं सम ओवर नंबर, जो आपके पास डिजिट नजर आ जाए उन सारों को प्लस कर लें। ये आए इनका बना 8, और नंबर टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5, टोटल 5 थे। इसको आप डिवाइड करें तो इसकी एवरेज निकल आएगी। हाँ जी, 5.6, ये इसकी एवरेज है। अब एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपसे सम पूछता है, वो आपसे एवरेज पूछता है, वो आपसे क्या कंसेप्ट पूछता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पे सोल्यूशन बताए हुए हैं, जो है तीनों क्वेश्चन के जो इससे रिलेटेड मैंने आपको दिए हुए थे। देन इसके बाद एक कंसेप्ट है मोड का। ये बिल्कुल छठी 7वीं क्लास के जो है ना वो कंसेप्ट है। मोड क्या होता है? एक गिवन डिजिट दिए हुए हो तो उसमें से वो पूछेगा मोड क्या है। मोड की डेफिनेशन होती है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आया होगा वो मोड कहलाएगा। एक सेट में जो डिजिट का सेट दिया होगा उसमें एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट के दोनों बराबर आए हुए हों। अगर कोई एक सेट ज्यादा आ गया, जैसे नीचे एक सेट दिया हुआ है 2 2 3 5 5 7 8, इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट दो दो बार आया है और 5 दो बार आया है, टाई हो गया, तो दोनों ही मोड है। बट अगर दो 3 बार आया होता तो हम टू को कहते सिर्फ, क्योंकि सबसे ज्यादा बार जो आया हुआ हो। लेकिन केस ये बन जाए कि 2 डिजिट हैं 3 डिजिट हैं वो बराबर ही रिपीट है, तो इन दैट केस एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। मोड कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन ए सेट। मैं एक आपको सेट देता हूं, इसका मुझे मोड निकाल के बताएं। 2 3 2 5 7, इसका मोड क्या होगा जी? गुड, इसका मोड 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो दो बार रिपीटेड है। इसी सेट को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इसका मोड क्या होगा? 2 3 2 5 7 3 6 9। अब इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है? गुड, अब इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है वो 2 भी दो बार आया है और 3 भी दो बार आया है। ये देखिए 2 दो बार आ गया, सिमिलरली 3 भी दो बार आ गया। तो इसके अंदर जो है 2 and 3 बोथ आर इंक्लूडेड इन द मोड। इसको थोड़ा सा हम सेट को और एक्सटेंड कर लेते हैं। एक 3 और ऐड हो गया। अब इसका मोड क्या होगा? जी, वेरी गुड। अब इसका मोड जस्ट 3 होगा, क्योंकि 3 जो है वो 3 बार रिपीट हो गया है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट को देखना होता है।
अगर यहाँ पे दो एक बार और होता, तीन तीन बार दोनों डिजिट हो जाते, तो हम उसको कह देते कि जी दो और तीन दोनों है। लेकिन जब एक डिजिट सुपरवीन कर गया, वो एक्सीड कर गया नंबर में, तो फिर एक ही मोड होगा। फिर सिर्फ ये नहीं देखना कि रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है। ये कंसेप्ट हो गया मोड का। अब एक कंसेप्ट और है जिसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन हम कहते हैं मिड वैल्यू, जो दरमियान में डिजिट हो उसको मीडियन कहते हैं। मीडियन के बारे में दो रूल्स याद रखने के हैं। एक तो मीडियन निकालने के लिए आपको सेट को जो है वो तरतीब लगानी पड़ेगी असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हैप्पैजार्ड वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे ये पीछे देखिए, पिछले की भी हैप्पैजार्ड नहीं थी वैसे, हैप्पैजार्ड वैल्यूज दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 6 9 4 3। सबसे पहले आपको इसकी तरतीब सीधी करनी पड़ेगी। छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ हम दोनों तरफ नहीं जाते। हमने तो क्वेश्चन हल करना है, सिंपल सिंपल रखते हैं। छोटे डिजिट से बड़े डिजिट की तरफ की हमने तरतीब सीधी करनी है, अदरवाइज आपका मीडियन गलत निकल आएगा। मिडल वैल्यू यहां तो बन रही है 9, जो मैंने सेट लिखा है 9 बन रही है ना, ये दो साइड पे कर दें आप, इन दो को साइड पे कर दें, मिडल वैल्यू तो 9 बन रही है। बट दैट इज नॉट ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने इसकी तरतीब नहीं लगाई। इसको पहले तरतीब लगाना जरूरी है। सबसे छोटा डिजिट 3 इस सेट में जो मैंने लिखा, देन 4, देन 5, देन 6, देन 9। अब निकालेंगे आप मीडियन। पहली शर्त कि आपको डिजिट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। देन अब देखें, इन दोनों को साइड पे कर दें, इन दोनों को साइड पे कर दें, मिडल वैल्यू इज 5। 5 इज द मीडियन ऑफ दिस सेट। सेकेंडली, सेकेंड कंडीशन इसके अंदर जो है, बल्कि पहले पहली कंडीशन के साथ हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट है 5 8 10 11 एंड 13, ये एक सेट है। इसकी वो कहता है कि मुझे मीडियन निकाल के दो। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। हमने देखा सेट ऑलरेडी अरेंज्ड है, उसने आगे पीछे डिजिट किए ही नहीं हुए। दो डिजिट ये वाले साइड पे कर दें, दो डिजिट ये साइड पे कर दें, दरमियान में 10 नहीं आता है। आंसर ठीक निकल आया हमारा। एक कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि मीडियन दो नहीं हो सकते। मोड तो दो हो सकते हैं, पीछे हमने पढ़े कि अगर बराबर रिपीट हो रहे हैं। मीडियन दो नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा सेट आ गया है जिसमें बराबर डिजिट है 3 और 3, अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, दो और दो इनको साइड पे कर देंगे। मिडल में तो कोई आ ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, मिडल में जो दो आते हैं उनकी एवरेज ले लेंगे। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3.5। इसका मीडियन, इस सेट का मीडियन 3.5 निकलेगा। हालांकि डिजिट्स में तो 3.5 की वैल्यू दी नहीं हुई, बट मीडियन में दूसरी कंडीशन ये याद रखने की है कि एक सेट में दो मीडियन नहीं होते। अगर दो वैल्यूज दरमियान में ऐसी आ जाएं कि वो दो आ रही हैं, जो जो सेट था वो इवन नंबर्स का था, इवन मैंने जुफ्त नंबर, तो आपने दरमियान वाले दोनों में जब सेम ही दोनों की वैल्यू है, फिर तो अंडरस्टूड है, उन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड करें तब भी वही जवाब है, ना भी करें तब भी वही जवाब है। इट इज ए कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की बात है कि आप डायरेक्ट भी जवाब निकाल दें, दोनों सेम डिजिट है, 3 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका आंसर 3 है। अगर आप ये प्रोसेस पूरा करना चाहते हैं तो तब भी कर लें, टाइम जाया करना है तो। 3 × 3 बराबर है 2, 3 3 6 डिवाइडेड बाय 2, जवाब फिर 3 आएगी वही बात, अगर आप एक प्रॉपर प्रोटोकॉल पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इट इज ए कॉमन सेंस, हम इतनी लंबी उसके अंदर नहीं जाएंगे। जब दोनों मिडल वैल्यू सेम आ जाएंगी तो हम वो हमें पता है उसकी एवरेज यही निकलनी है, दो पे डिवाइड करके भी यही निकलनी है, तो हम डायरेक्ट जवाब निकाल देते हैं उसका। राइट?
अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि मैथ इज थ्रू प्रैक्टिस, सिर्फ बातों से नहीं है, प्रैक्टिस के साथ है। मीडियन और मोड, सबसे पहले हम दोनों सेट के मोड मालूम करते हैं। इन्हीं सेट पे पहले मोड मालूम करते हैं, फिर मीडियन मालूम करते हैं। सेट नंबर 1 का मुझे मोड बताइएगा। देखा, तेजी के अंदर जो आप गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, गलत करी जा रहे हैं। आपको जो पता है आप वो बता रहे हैं ना। राइट, राना जुबैर इज राइट। आपने क्वेश्चन देखा नहीं, जल्दी में क्या आंसर कर दें, हमें आता है। इस चीज को छोड़ दें, आपको बहुत आता है, आप हर बंदा ही एक्सपर्ट है। आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसकी तरफ आए, उसको थोड़ी देर अगर रीड आउट करने, एनालाइज करने क्वेश्चन को, फौरी जवाब ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आपने पेपर में नंबर लेने हैं, यहां पे गलती करें, पेपर में ये गलती नहीं करनी। यहां पे गलत बताएं, बोलें। 3 and 7 both are repeated 2 times. देन नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर सेकंड बी पे। इसमें बताएं मोड क्या है। डिजिट है 12, 10, 20, 2, 10, 3। राइट, इसमें सिर्फ 10 जो है वो 2 बार रिपीट है, बाकी कोई डिजिट रिपीट ही नहीं है। मोड होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई हो। तो इसका आंसर होगा 10। अब इन्हीं सेट का हम क्या करते हैं, निकालते हैं मीडियन। अब तसल्ली से निकाल लें, कोई बात नहीं अगर आप थोड़ा सा लेट जवाब दे दें, आंसर ठीक होना चाहिए। हरी में गलत आंसर नहीं देना। ये सेट है, इसका मीडियन निकालें। मीडियन निकालने के दोनों जो असूल हैं वो याद रखें। सबसे पहले इसको अरेंज करें ऑर्डर में। ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिड वैल्यू हो, अगर तो वो निकल रही है एक मिड वैल्यू, ये सेट मिड वैल्यू निकलेगी इसमें, क्योंकि ये ऑड नंबर्स का सेट है। ऑड नंबर जो मतलब दोनों तरफ निकल के दरमियान में एक डिजिट आपका निकल आएगा। इसको सेट करें 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8। अब ये मैंने एक दफा लिख दिए। अब गिन लेता हूं मैं इसको, क्रॉस वेरीफाई के, क्या ये जितने थे मैंने भी उतने ही लिखे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल। यहां भी 9 थे, मैंने भी 9 ही लिखे, क्रॉस वेरीफाई हो गया। इधर से पहले 4 काट दें, आखिर से आखिरी 4 काट दें। मोस्टली आप आंसर कर रहे थे 4, 4 इज द राइट आंसर। 4 ही इसका राइट आंसर है। इसको हमने अरेंज किया पहले एक तरतीब में। अगर हम इसमें तरतीब में अरेंज ना करें तो 7 आंसर निकल रहा है ना, मिड वैल्यू 7 है। लेकिन मोड में जो कंडीशन है कि आपने सबसे पहले अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वो फिल होनी चाहिए। सेकंड का आप लोग निकाल चुके होंगे ऑलरेडी, बल्कि सेकंड सेट है, इसका निकालें जी। इन द सिमिलर वे सबसे पहले इसको आप अरेंज करेंगे। 2, 10, 10, 12, 20 एंड 22। इसको गिन लेते हैं, क्या डिजिट पूरे लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जी। अब ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है, कि हम इसमें जो है ये 2 काट देते हैं और आखिरी 2 काट देते हैं। दरमियान में 2 डिजिट हमारे पास बच रही है, क्योंकि ये इवन नंबर का सेट था। ठीक है, इसमें कोई सिंगल डिजिट उभर के सामने नहीं आया। तो वही, इन दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड कर दें। 10 और 12 22, 22 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर इज 11। 11 इज द राइट आंसर।
गुड, 11 ही है। कई स्टूडेंट्स ने पहले ही ऑलरेडी जवाब निकाला हुआ है, ठीक है, गुड है। इसके बाद लास्ट हमारी स्लाइड, आखिरी जो है वो कंसेप्ट, दैट इज रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज की डेफिनेशन पढ़ें। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। एक सेट में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उनके दरमियान का डिफरेंस रेंज कहलाता है। ये सेट दिया हुआ है 1 to 100। इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या है? 100। स्मॉलेस्ट क्या है? 1। इनके डिफरेंस को, डिफरेंस मैंने -100 में से एक को निकाल दें, 99 रेंज है इसकी। बिल्कुल आसान चीज है। ये देखिए, एक और सेट है 14, 90, 20, 24, 25 एंड 28, इसकी रेंज वो कह रहे निकालें। इस सेट के अंदर हमने सबसे पहले देखना है सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, लार्जेस्ट या हाईएस्ट, 28। लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कौन सा है, 14। सबसे छोटा इस पूरे सेट में 14 है और सबसे बड़ा 28 है। तो क्या हमने करना है, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर देना है। 28 में से 14 निकाल दें, आंसर विल बी 14। इसको बोलते हैं रेंज का कंसेप्ट, रेंज निकालना। अब अगर आपको ये पेपर में आता है तो आपका एक नंबर पूरा है, और अगर नहीं आता तो डेट मीन्स आप या तुक्का लगाने की तरफ जाएंगे और 0.25 की उल्टा नेगेटिव मार्किंग करवाएंगे। और अगर तुक्का किस्मत, तुक्के में लगते देखे नहीं है मैंने, तुक्के वाले पास होते देखे नहीं है वैसे, जो मेरा अपना एक वो है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0.25 होती है, जो है अब 25% होती है, तो वो प्रोबेबिलिटी आमतौर पे नहीं, जो है ना, तुक्के के अंदर सामने आती। जो पेपर ऐसे हो जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें जितने क्वेश्चन आखिर में बच जाएं सब पे तुक्का लगाएं। क्योंकि आप अनअटेम्प्टेड छोड़ के आएंगे तब भी गलत है, अटेम्प्ट करके छोड़ के आएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो फार्मूला बी वाली पूरी लिस्ट लगा दें या सी वाली लगा दें, कोई तो ठीक निकलेगा ना। या अक्कड़ बक्कड़ पढ़ के, या जो है कोई सूरत पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के, जो आपको तरीकाकार आता है तुक्का लगाने का, अनसीन क्वेश्चन है। जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। बट जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का कभी भी नहीं लगाना। तुक्के से उल्टे नंबर घट जाते हैं। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं ना, आपके 50 आएंगे पेपर में। नेगेटिव मार्किंग का बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ता है स्टूडेंट जो पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक में। अच्छा, रेंज आप मुझे निकाल के दें, मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ। 3, 8, 9, 5, 2, 1, 7, 11। रेंज निकाल के दें जी इसकी। गुड, 10। सबसे पहले इसमें देख लें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, डेट इज 11। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, डेट इज 1। 11 में से 1 को माइनस करें, इसकी रेंज निकल आएगी 10। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट नंबर सीरीज से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किए। किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला मसाइल हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी लेक्चर में एक और कंसेप्ट भी हमारा है, बट वो हम जो है ना उसको डिस्कस कर लेंगे। पूरा उसको एवरेज निकालना, उसमें क्या अलहदा से एक लेक्चर है, बेसिक निकालते कैसे हैं, उसकी क्या कहते हैं, उसमें से फिर जो डिफरेंट कंसेप्ट्स निकलते हैं, एग्जामिनर घुमा के पूछता है, वो वाले क्वेश्चन भी हम जो है पास पेपर में जो आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। कल संडे है, ऑफ होगा जी डेफिनेटली। संडे डेफिनेटली ऑफ होता है। जी, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का?
चले ठीक हो गया जी आपका। कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और साथ जो पास पेपर में असाइन करने लगा हूं वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। डेली का एक पास पेपर होगा। और देन ये भी हो सकता है कि जो है वो कभी मैं पास पेपर असाइन ना करूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कुछ असाइन कर दूं। जो असाइन करूं वो डेली का डेली आपने करते जाना है। और उसका हमारा रेगुलर जो है टेस्टिंग भी उसकी साथ के साथ होती जाएगी, हम उसको निबेड़ते जाएंगे। वो टीएलपी वाले मामलात हैं, सबको ही पता है, कोई ऐसी वो ढकी छुपी बात नहीं है। टीएलपी के मामलात हैं। टीएलपी को वो जो खुद बनाया था, अब उस खुद उसको खत्म करना चाह रहे हैं। किसने बनाया था, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए तो आपको पता चल जाएगा। अब जो खत्म करना चाह रहे हैं वो उनके भी अगेंस्ट थे जो उसको बना जिन्होंने उसको बनाया था। जिसने उसको बनाया था ना, फंडिड करके गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो उस बंदे के भी खिलाफ हैं। इवन उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ है। तो जिन्होंने बनाया था उनको भी जो है कोर्ट मार्शल किया गया है। और अब उस जमात को भी जब वो कुछ ऐसे मोटिव्स लेके सामने आ रही है जो कि जायज नहीं है, तो फिर उसको प्रॉपरली खत्म करने की बनाई जा रही है। एक तरीका का कि दोबारा बार बार के मसले ना हो कि कल फिर वही मसला, परसों भी वही मसला, फिर एहतजाज फिर एहतजाज। तो इस टाइम के जो मतलब ये करना चाह रहे हैं वो उस बंदे के भी अगेंस्ट है जिन्होंने बनाई थी, और वो इस चीज के भी अगेंस्ट है कि ये जो चीजें करते हैं। उसकी वजह से पहले भी लग गई थी दफा 144। अब दोबारा कुछ दिन के लिए लग गई है। नाम मैं नहीं लूंगा। आप वो सर्च करें, आपको खुद ही पता चल जाएंगे कौन से नाम है। हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा जाएं तो आपको सारी चीजें इंटरनेट पे मौजूद होती हैं। एमे मुझे जो है डियाला जेल ना पहुंचवा देना। चलें ठीक हो गया जी, ओके। अल्लाह हाफिज।